हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतिक्रिया दर्पण जो अक्टूबर 2023 का मैगजीन है उसके पार्ट 2 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम जो डिस्कस किए हैं वो नेशन दिस मंथ डिस्कस किए हैं, वर्ल्ड दिस मंथ एंड रीजनल न्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इस जो पार्ट में है हम वो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इम्पोर्टेंट डेज एंड इट्स थीम, बुक्स एंड ऑथर एंड साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको करंट जो क्वेश्चन के फॉर्म में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स एंड इकोनॉमिक सिनेरियो से रिलेटेड जो करंट अफेयर होंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो हम आई बटन पे लगा दे रहे हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से है। ओके, तो पहला जो करंट अफेयर है वो है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंस्टिट्यूएंसी डायरेक्टर एट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये है थुरैया हामिद अल हाशमी। जो थुरैया हामिद अल हाशमी है इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंस्टिट्यूएंसी डायरेक्टर बनाया गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ओके, ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी एक बैंक है जिसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स है ना। और इसका है ना मेंबर ऑफ है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंस्टिट्यूएंसी डायरेक्टर बनाया गया है थुरैया हामिद हाशमी जी को। ओके, और ये पहले ऐसे यूएई की महिला होंगी जो डायरेक्टर के पोजीशन तक पहुंची होंगी। ओके, इससे पहले कोई भी महिला डायरेक्टर के पोस्ट तक नहीं पहुंची है यूएई से। ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात से। ओके, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया। जो माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उसके जो रीजनल जैसे इंडिया एंड साउथ एशिया जो रीजन है उसके कॉर्पोरेट हेड किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है पुनीत चांदक जी को, है ना, इंडिया एंड साउथ एशिया रीजन के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ओके, जो साउथ एशिया जो कंट्री है इसमें कौन कौन से देश इंक्लूड है, तो यह बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट है नेम द कैबिनेट सेक्रेटरी हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो ये राजीव गौबा जी हैं जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो पोस्ट होता है ये आईएएस का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है। इसके बाद आईएएस की कोई भी पोस्ट नहीं होती, मतलब सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ओके, और राजीव गौबा जी अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जिनका टेन्योर जो है कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका थर्ड एक्सटेंशन है, इससे पहले इनको 2 बार एक्सटेंशन 1 साल का मिल चुका है। एक बार 2021 में मिला है, दूसरी बार 2022 में मिला है और ये तीसरी बार 2023 में इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ये 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि झारखंड कैडर के हैं। ओके, और ये यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं 2019 में। ओके, नेक्स्ट है टेस्ला ने किस इंडियन ओरिजिन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है, तो यह वैभव तनेजा जी जो कि इंडियन ओरिजिन एक पर्सन है। इन्हें टेस्ला जो कंपनी मोटर कंपनी है इसने अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट है जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां करती है ना, जितने भी डिप्लोमेटिक पोस्ट की नियुक्तियां होती है वो सब कौन करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ही करती है। ओके, है ना। तो ये एसीसी जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में एसीसी बोलते हैं। एसीसी अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर री एम्प्लॉयमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ whom एज चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर।
तो है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है, जो हमारी एक नवरत्न कंपनी है ना, महारत्न कंपनी, सॉरी महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके चेयरमैन के रूप में किसे रीएम्प्लॉय किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल के लिए? तो यह श्रीकांत माधव वैद्य। ओके, और ये रेयर अपॉइंटमेंट है ना, ऐसा नहीं होता है ना, कि किसी भी चेयरमैन को जो कि महारत्न पीएसयू के हों और उनका एक्सटेंशन 60 दिन से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ओके, ये 1 साल तक इनका एक्सटेंशन बढ़ाया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूट है ये, है ना, इसने अपना ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है कि अमित जो झिंगरन जी हैं, इनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया जाए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ओके ओके, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड एक है ना ब्रांच है एसबीआई की ही। ओके, तो इसमें अमित जो झिंगरन जी हैं, इनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है ना। और ये किसके अप्रूवल से नियुक्तियां होती है? जो भी इंश्योरेंस कंपनी में जो भी नियुक्तियां होती है बड़े बड़े पोस्ट पे है ना, वो IRDAI के अप्रूवल के बाद ही ये नियुक्तियां होती है। ओके, कुछ अगर हम बात करें अमित झिंगरन जी के द्वारा, तो इन्होंने अपना जो कैरियर था वो एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के पोस्ट पे इन्होंने ज्वाइन किया था अगस्त 1991 में, और विभिन्न विभिन्न पदे इन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग में हेल्ड किया है ना। जनरल मैनेजर इन्होंने ये अभी ये पोस्ट हेल्ड कर रहे थे हैदराबाद सर्कल के। ओके, और इन्होंने अपना पूरा जो लाइफ का वो 30 साल एसबीआई को इन्होंने दिया है, और अभी इन्हें एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ओके, नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। ओके, जो कि एक ब्लैक स्टोन की एक पोर्टफोलियो कंपनी है ना। ब्लैक स्टोन जो कंपनी है उसकी एक पोर्टफोलियो कंपनी है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, है ना, जो कि बड़े बड़े महंगे महंगे रत्न से रिलेटेड कारोबार करती है। ये है ना, किसे अपना ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है? तो यह टैम्स प्रिंटर को इन्होंने अपना ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। ये रिप्लेस करेंगे रोनाल्ड लॉरी जी को। ओके, इनको जो प्रिंटर जी है इनको 30 साल का क्या है एक्सपीरियंस है मैनेजिंग और लीडिंग बिजनेस में। ओके, और ये आईजीआई में 24 सालों से काम कर रहे हैं। ओके, पेपल कंपनी है, इसने अपॉइंट किया है ना, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन है? एलेक्स क्रिस है। ये रिप्लेस कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैन सॉलमन। ओके, दैन सॉलमन को ये क्या करेंगे? रिप्लेस करके सीईओ का पद ग्रहण करेंगे। कौन? एलेक्स क्रिस, है ना, पेपल कंपनी का। ओके, पेपल कंपनी का, है ना, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ये कंपनी है। ये डिजिटल पेमेंट की जो चीज़ें हैं वो देखती है ये। ओके, नेक्स्ट है जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, अभी हमने ही बताया जितने बड़े डिप्लोमेटिक जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं सारे यही करती है। इसने अपना है ना, इसने जो है किसे फुल टाइम वुमेन चेयरमैन एंड एमडी नियुक्त किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का। जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है एक भारत सरकार की कंपनी है, पीएसयू है। इसमें परमिंदर चोपड़ा जी को जो है ना पहली है ना वुमेन चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ओके, इनको 35 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर में। ओके, और इन्होंने एनएचपीसी और पावर ग्रिड जैसे बड़े बड़े कंपनियों में इन्होंने काम किया है। ओके, नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड whom एज एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक एंड ही विल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ओके, तो साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है PR शेषाद्री जी, है ना, इनको साउथ इंडियन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए।
और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है, तो आरबीआई के द्वारा की गई है। ओके, ये जो पी आर शेषाद्री जी हैं, इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का पद निभाया है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड में भी। ओके, और ये इनके बारे में कुछ क्वालिफिकेशन है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, पीजी डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में आईआईएम बेंगलोर से। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड approved the appointment of कमलेश बैरसने एंड अमरजीत सिंह एज सेबी होल टाइम मेंबर। सेबी जो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, इसका फुल फॉर्म है ना। सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे रेगुलेशंस हो गया या फिर लॉज हो गई, वो सारी यही देखती है ना। और इसने कमलेश वर्सने और है ना अमरजीत सिंह को होल टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है सेबी का। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अगर कमलेश जी की बात करें तो 1990 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, है ना। और सेक्रेटरी पद भी हेल्ड किए हुए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ओके, और अमरजीत सिंह की अगर बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त थे सेबी में ही, और इनको होल टाइम मेंबर अभी बनाया गया है। ओके, और इनकी जो कार्यकाल होगी 3 साल की होगी। ओके, नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है बीपीसीएल है, इसने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, जो बीपीसीएल की जो रिफाइनरीज है, इनकी 3 रिफाइनरीज है, वो कौन कौन सी है, बीना में है, दूसरा कोची में है और तीसरा मुंबई में है। ओके, फॉर्च्यून लिस्ट जो 2023 की है, 2020 की है, सॉरी 2020 की है, उसमें इसको 309वां रैंक दिया गया है वर्ल्ड्स बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। ओके, नेक्स्ट है वायोकॉम 18 जो है ना, इसका सीईओ है ना ओवरसीइंग डिजिटल बिजनेस ऑपरेशन का के लिए किसे बनाया गया है, तो ये किरण मानी जी, इनको सीईओ नियुक्त किया गया है वायोकॉम का। ओके, ये करेंटली होल्ड कर रही पोजीशन जनरल मैनेजर एंड एमडी फॉर एंड्रॉयड एंड गूगल प्ले इन एशिया पैसिफिक रीजन एट गूगल। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बिकम थाईलैंड्स प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर क्लिंचिंग पार्लियामेंट्री सपोर्ट, तो है श्रेथा थाविजिन, है ना। श्रेथा जो थाविजिन है, इन्हें थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, तो ये है इमर्सन मेंगावे, है ना। जो इमर्सन मेंगावे हैं, इनको जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ओके, और इन्होंने किसे हराया है, तो नेल्सन चैमसा, है ना। चैमिसा जो है नेल्सन चैमिसा जी, इनको ये हरा के प्रेसिडेंट पद को हेल्ड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने अपना न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो ये उमेश रावेनकर जी हैं, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडियन ऑयल जो कंपनी है पीएसयू है, इसने किसे अपॉइंट किया अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, है ना। तो ये संजीव कपूर जो है, सेफ जो संजीव कपूर है, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा फॉर इट्स इंडन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट डेज और उससे थीम से रिलेटेड है ना, हम कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट डेज को। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है इसमें वर्ल्ड वाइड वेब डे, हर साल हम 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। WWW इसे हम कहते हैं, इंटरनेट भी इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, है ना। वेब ब्राउजिंग कहते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अगस्त को, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब की क्रिएशन जो किया गया था
1989 से 1993 के बीच में किया गया था सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। कब किया गया था? जब ये एम्प्लॉयड थे कहाँ पे? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न में जब ये एज ए एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे थे तब इन्होंने WWW की इन्वेंशन करी थी, है ना। और 1 अगस्त को हम WWW डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब डे। ओके, नेक्स्ट है मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन ही क्या किया गया था? ट्रिपल तलाक जो लॉ था हमारे इंडिया में, उसे ख़त्म कर दिया गया था, है ना। और है ना, हम इंडिया में जो ट्रिपल तलाक होती है वो ख़त्म कर दी गई है। और ये 1 अगस्त को ही किया गया था 2019 में। इसलिए हम 1 अगस्त को हर साल मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेशनल हैंडलूम डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 7 अगस्त को हम हर साल नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन ही क्यों? क्योंकि इस दिन ही 1905 में, है ना, क्या किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, है ना। विदेशी मूवमेंट का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था बंगाल में, है ना। इसलिए हम हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो वर्ल्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है ना। ये हर साल हम कब मनाते हैं? तो अगस्त 4 से लेकर 7 अगस्त तक हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम एम्फेसाइज कर सकें रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबीज। जो बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग जो ज़रूरत होती है उसको हम एम्फेसाइज कर सकें, क्योंकि 6 मंथ तक ओनली जो बेबी होते हैं उन्हें ओनली माँ का जो दूध होता है वही ज़रूरी होता है, वही, है ना, उनके लिए, है ना, वरदान होता है ना। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को, है ना, सेलिब्रेट किया जाने लगा। और ये कब किया जाता है? 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में ये किया जाता है। इस साल थीम क्या थी? लेट्स मैक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। ये इस साल इसकी क्या थी? थीम थी। ओके, कौन सी ऐसी स्टेट है जो आदि पेरेक्कू नाम की एक जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करती है? ये जो फेस्टिवल होता है फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, जो सोइल की उर्वरता होती है ना, उसके रिलेटेड ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है, मानसून के सीजन में किया जाता है। इस साल ये 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। जो लंग जो फेफड़े होते हैं उसके उससे रिलेटेड जो कैंसर होते हैं, है ना, उसके लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो हर साल अगस्त 1 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि हम कैसे इस जो डेडली डिजीज़ है इससे बच सकें, और इससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है सोसाइटी में उसको ख़त्म किया जा सके, है ना। इसलिए हम हर साल 1 अगस्त को क्या करते हैं? वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल, है ना। क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अर्थ पे होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना लाइफ, अर्थ पे हमारी जो लाइफ है ये हम सोच भी नहीं सकते, है ना। पहले हमें मालूम नहीं थी, इसलिए अंधाधुन हमने, है ना, जब ब्रिटिश के जो पीरियड थे इंडिया में, अंधाधुन उन्होंने बहुत सारे शिकार किए, बहुत से पेड़ पौधों को काटे, है ना, ख़त्म किए, है ना। उनको पता नहीं था कि एक दिन क्या होगा, ये अभिशाप हो जाएगा, है ना। क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि हर एक छोटे से छोटे जीव का हमारे इकोसिस्टम में कोई ना कोई रोल है, और अगर हम उनको ख़त्म कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। ओके, इसलिए इसकी अवेयरनेस के लिए हम हर साल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे हर साल 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अर्थ की डाइवर्सिटी है ये मेंटेन रहे। ओके, मैं नोट नहीं, एक नया क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्राइबल डे, या फिर हम कह लें वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे, है ना, कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो 9 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना, ताकि उनकी जो राइट्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हम, है ना, जो मूल निवासी उनके जो राइट्स हैं उनकी हम
एडवोकेसी कर सकें या फिर उनके सेफगार्ड कर सकें, इसलिए हम ये दिवस को मनाते हैं। इस साल इसकी थीम क्या थी? इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ओके, ये इस साल इसकी क्या थी? थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड लायन डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 10 अगस्त को हम हर साल वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, उनके जो लायंस की जो भूमिका होती है ना, ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं या फिर जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल के जो जीव है हमारे इकोसिस्टम में, इनकी क्या भूमिका है हमारे इकोसिस्टम में, उसको सब तक जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल यूथ डे है ना, जो युवाओं के लिए जो दिवस होता है, ये हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ताकि जो हमारे वर्ल्ड है इनमें जो यूथ है उनकी भूमिका क्या है ये बताई जा सके। ओके, साल थीम क्या थी? ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 13 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ना, क्योंकि हम अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं तो दूसरे के लिए क्या होगा? वरदान के रूप में साबित होता है ना। और इसको ही बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 13 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल थीम क्या थी? स्टेप अप टू वॉलंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर टू फिल द लैक्यूना। ओके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो लैक्यूना है, जो कमियां हैं, जो गैप है, उसको भरी जा सके ऑर्गन डोनर के बीच में। ओके, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली हम जो देखते हैं, जो कोई भी है पर्सनस है ना, वो राइट हैंड से ही अपना सारा काम, मतलब मैक्सिमम काम जो है वो करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंडर्स बहुत कम होते हैं, है ना। तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल थीम क्या थी? लेफ्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा करी? तो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लेयर किया कि अगस्त 14 को हम क्या करेंगे? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? हमारा देश 1947 में क्या हुआ था? 14 अगस्त को 2 भागों में बट गया था। ओके, यहाँ से निकल के एक अलग देश बना था, इसका नाम क्या था? पाकिस्तान। ओके, और मान लीजिए हम अगर जनरल परिवार की बात करें तो उसमें क्या होता है? अगर कोई भी परिवार का एक अंग अगर बिछड़ता है तो हम क्या मनाते हैं? दुख मनाते हैं। और इस दिन तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा विभीषक चीज़ें हुई थी, हमारे कितने लोग मारे गए थे, है ना, कितने लोग मारे गए थे। तो उन सभी चीज़ को रिमेंबर किया जाता है कि इस विभाजन में कितना हमारा नुकसान हुआ था, कितने लोग जो थे, है ना, पंजाब वाले रीजन में, है ना, उन लोगों की मौतें हुई थी और कितना ज़्यादा धन संपत्ति सभी चीज़ों का, और एक हमारा हिस्सा जो था वो अलग हो रहा था हमारे से, है ना। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं 14 अगस्त को। ओके, 14 अगस्त को जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, क्योंकि उस दिन वो, है ना, इंडिपेंडेंट हुआ था। ओके, हमसे अलग होके। ओके, और ये अनाउंसमेंट जो थी वो 2021 में करी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ओके, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 77th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2023। हम जो 2023 में जो अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ये 77वां इंडिपेंडेंस डे है। और प्रधानमंत्री मोदी रेड फोर्ट से हमें संबोधन करेंगे, है ना, मतलब कर दिए हैं अभी तक तो, है ना, गुजर चुका है। इस साल थीम क्या थी इसकी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस साल क्या थी? थीम थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर ये सेलिब्रेट किया गया इस साल का हमारा इंडिपेंडेंस डे, है ना। 1800 स्पेशल गेस्ट इस सेरेमनी में शामिल हुए थे, अलग अलग सेक्शन से, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से, है ना, थे ये, है ना। नेक्स्ट है नौरोज, जो कि ऑब्जर्व किया गया 16 अगस्त 2023 को। एक न्यू ईयर का पर्व होता है,
पारसी कम्युनिटी का, है ना। जैसे, है ना, हम जो अंग्रेजी की अगर ये से बात करें तो 1 जनवरी को हम क्या करते हैं, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम हिंदू के धर्म से अगर माने तो हम, है ना, अपना फाल्गुन जब शुरू होता है हमारा, है ना, तब हम अपना क्या करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही जो पारसी होते हैं वे नवरोज नाम की एक क्या करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो उनका न्यू ईयर दिखाता है। उस दिन से ही उनका फर्स्ट डे ऑफ ईयर स्टार्ट होता है, और इस साल 16 अगस्त 2023 को ये ऑब्जर्व किया गया। ओके। और जॉर्स्ट्रियन जो कैलेंडर होता है पारसीज का, उस दिन का उस कैलेंडर का ये पहला दिन होता है नवरोज। ओके। नवरोज का जो मीनिंग होता है, नव मीन्स क्या होता है, न्यू, और रोज का मतलब क्या होता है, डे। ओके। नेक्स्ट है चिंगम वन इज फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर ऑफ ट्रेडिशनल मलयालम कैलेंडर यूज इन विच इंडियन स्टेट। तो केरला में जो मलयालम कैलेंडर यूज किया जाता है, उसका पहला दिन किस नाम से जाना जाता है, चिंगम वन। ओके। और ये इस साल 17 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। हर साल कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को हर साल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इससे हम लोगों में ये जागरूकता फैलाते हैं कि हम ह्यूमन हैं, और जो ह्यूमैनिटी हमारा क्या है, धर्म है ना। कास्ट क्रीड रेस से हम बढ़ के हम सबसे पहले क्या है, ह्यूमन है। और ह्यूमन एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे, और हम ह्यूमैनिटी को बरकरार रखेंगे, है ना। इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन को। और इस साल इसकी थीम क्या थी, नो मैटर व्हाट। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे। हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अगस्त 20 को ये सेलिब्रेट किया जाता है ना। ताकि जो मॉस्क्यूटो से रिलेटेड जो बीमारियां देखने को मिलती है, उससे हम कैसे बचें, इसके लिए जो अवेयरनेस होती है हम फैलाते हैं इस दिन। इस साल थीम क्या था इसका, फाइटिंग द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट किलर द मॉस्क्यूटो, है ना। क्योंकि मॉस्क्यूटो ही बहुत सारे डिजीज का क्या होते हैं, कारण होते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जीका हो गया, वेस्ट नाइल वायरस हो गया, इन सभी चीज़ों का कारण एक ही है, मॉस्क्यूटो, है ना। तो, है ना, इससे कैसे बचें, है ना, इसकी रोकथाम कैसे करें, इसके लिए हम एक दिवस मनाते हैं, है ना। 20 अगस्त को हम ये वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन इन विच ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। तो 23 अगस्त को हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके। क्योंकि, है ना, जब कॉलोनाइजेशन का पीरियड चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, है ना, यूरोप की कुछ कंट्रियाँ थी जो, है ना, दूसरे देश को अपना क्या बना रही थी, कॉलोनी बना रही थी। उस समय क्या हो रहा था कि वहाँ के लोग, वैसे अफ्रीका के या फिर इंडिया के भी कुछ लोग कुछ जगह से क्या करते थे, लोगों को, है ना, एक जहाज में या फिर किसी चीज़ में भेड़ बकरे की तरह भर के ले जाते थे, एज ए स्लेव का काम करवाने के लिए, है ना। तो उसको अबोलिशन किया गया, है ना। और इसलिए उनके ही उपलक्ष्य में अगस्त 23 को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन मनाते हैं। ओके। और इस साल इसकी थीम क्या थी, फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। ओके। नेक्स्ट है जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने, है ना, नेशनल स्पेस डे मनाने का घोषणा किस दिन को किया, तो अगस्त 23 को हम क्या मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया, है ना, अनाउंस किया। ओके। और इस दिन को ही क्यों चुना गया कि चंद्रयान जो है मिशन है वो लैंड किया साउथ पोल में अपना, है ना। और इसलिए हम क्या करते हैं, है ना, चंद्रयान 23 को हम क्या मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे हम सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया। ओके। और ऐसा करने वाले जो साउथ पोल पे मून के साउथ पोल में लैंड करने वाले हम पहले ऐसे कंट्री बन गए हैं, है ना।
जिसने लैंडिंग की है, सफल लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है साउथ पोल में मून के। इससे पहले कोई भी देश साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। ओके, हमने 2019 में चंद्रयान 2 भी भेजा था, ये चंद्रयान 3 था। ओके, चंद्रयान 2 भेजा था, लेकिन थोड़ी सी देर दूरी के लिए हम क्या हुए थे, फेल हो गए थे। लेकिन इस बार हम क्या हो गए, सफल हो गए। और इसलिए 23 अगस्त को, है ना, हम क्या मना रहे हैं, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे अब हर साल। ओके, नेक्स्ट वुमेन्स इक्वलिटी डे हम हर साल कब मनाते हैं, तो ये 26 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल थीम क्या थी, एम्ब्रेस इक्विटी। ये साल क्या थी, इसकी थीम थी, ताकि वुमेन्स को जो इक्वलिटी का दर्जा है वो दिलाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट डे। हम भारत में किस दिन को मनाते हैं, तो 29 अगस्त को ये हम सेलिब्रेट करते हैं। और 29 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद सिंह जी की, है ना, जो कि हॉकी से रिलेटेड थे। हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। ओके, और इसलिए ही हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर। ओके, बुक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स को हम देखेंगे। ओके, ओके, फर्स्ट जो है इसमें, है ना, तो एक बुक है, एक नॉवेल है, जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है चेतना मारू जी के द्वारा, जो कि एक इंडियन ओरिजिन ऑथर है, जो कि लंदन से लिखती हैं, लंदन में रहती हैं, और इंडियन ओरिजिन एक ऑथर है ना। और इन्होंने वेस्टर्न लेन नाम की एक नॉवल लिखी है ना। इसको सेलेक्ट किया गया है बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये बुक जो है ये लिखा गया है एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम है नीरजा चौधरी, इनके द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड लिखा गया है। इसके अंदर जो कहानी है वह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की कहानी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, इनके जो रिलेशन थे कुछ आरएसएस लीडर के साथ। बहुत से लीडर्स थे आरएसएस के थे, जिनके साथ इनका संबंध बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे कैसे अपने आप को दूर रखती थी, उसके बारे में ये कहानी है ना। और इस बुक को नाम दिया गया हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, और इसे लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है ड्रंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। ये इस बुक्स को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है विपुल रिखी के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो 15वीं शताब्दी के जो बहुत ही प्रसिद्ध एक पोएट हैं, जिनका नाम है कबीर जी, कबीर दास जी, इनके जो कहानियाँ हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं, पोएट्स हैं, पोएम हैं, उनको एक जगह पे कलेक्ट करके इसमें लिखा गया है। और इस बुक को नाम लिख दिया गया है ड्रंक ऑन लव, द वी लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। ये विपुल रिखी जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अमृत माथुर जी के द्वारा इसको लिखा गया है। अमृत माथुर जी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोस्ट हेल्ड करते थे, और इन्होंने मैनेज किया इंडियन टीम को 1992 के जो टूर था साउथ अफ्रीका का, उसके अंदर। और इन्होंने बताया कि कैसा जर्नी रहा, है ना, कैसा जो है ना इंडियन जो क्रिकेट में इनका लाइफ जो था वो कैसा था, किस तरीके से बीता, 30 साल का इनका लाइफ जो है, अपने तजुर्बे को उन्होंने इस बुक में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट को इन्होंने इस बुक में ये चीज़ें दर्शाई है। ओके, बुक है सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, है ना। इस बुक में जो पीएम मोदी हैं, इनके स्पीचेज हैं, है ना। और इसे रिलीज किया गया है एमपी के जो सीएम हैं एंड चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, और यूनियन मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, है ना, अनुराग ठाकुर, इन दोनों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में इसे लॉन्च किया गया है। ओके, और सेकंड थर्ड जो वॉल्यूम होगा फोकसिंग ऑन एड्रेसेस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी फ्रॉम जून 2022 22
मई 2022 ये रिलीज कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है जो एक बुक है ना, सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं इनके, है ना, प्राइम मिनिस्टर पद को हेल्ड किए हुए 9 साल हो गया, और इन 9 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना, जो एज ए पीएम एंड सिख्स के बीच में, सिख कम्युनिटी के बीच में कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन रखे हैं, उसको इस बुक में लिखा गया है। इसे ऑथर किया गया है प्रबलीन सिंह के द्वारा। ओके, और इसे रिलीज किया गया है जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, इनके द्वारा इसे रिलीज किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो सिख गुरु के जो टीचिंग्स है ना, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे सोसाइटी में, पैट्रियटिज्म में, है ना, वो चीज़ें बताई गई है ना। और कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वीर बाल दिवस एंड अदर चीज़ों को, है ना सेलिब्रेट करने का एक प्लेटफॉर्म रखा, है ना, नेशनल लेवल पे, इन सब चीज़ों को बताई गई है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड है। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस, जो कि अनाउंस किया है कि, है ना, चाइना और यूनाइटेड अरब अमीरात की जो एयरफोर्स है ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट चाइना में, जो कि जिंगजियांग वेगार ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पे, है ना। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो ये है फाल्कन शील्ड 2023, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात और चाइना की एयरफोर्स के बीच में एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी। और ये जिंगजियांग वेगार ऑटोनॉमस रीजन, जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पे इसे कंडक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है ना, ये जो पीएसयू है, और ये डिफेंस से रिलेटेड, ये जो डिफेंस एयर से जो रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसमें ये जुड़ा हुआ ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, इसने जो फ्रीक्वेंसी सीकर होता है, आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर या फिर एयर टू एयर मिसाइल है ना। और इसके लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट, एक नया इसमें फीचर जोड़ी गई है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, है ना। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अपने टारगेट को क्या कर सकता है? भेज सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया और इसे दिया गया आकाश मिसाइल के लिए डीआरडीओ को, है ना, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, है ना। तो डीआरडीओ को जो बीडीएल है, हम अगर भारत डायनेमिक लिमिटेड को बीडीएल को बोले, तो बीडीएल ने डीआरडीओ को क्या किया? पोस्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोवाइड किया, ताकि इसका यूज कहाँ हो सके? आकाश जो मिसाइल है, जो कि सरफेस टू एयर या फिर एयर टू एयर मारक क्षमता वाली मिसाइल है, इसमें इसका यूज किया जा सके, है ना। और इसके माध्यम से ये मिसाइल क्या करेगी? रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके क्या कर सकती है? अपने टारगेट को ख़त्म कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है जो रसिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये अनाउंस किया कि ओशियन सेल 2023 नाम की एक नवल एक्सरसाइज है, जिसे वो कंडक्ट करने जा रही है। कहाँ पे? बाल्टिक सी में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड अफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर। इसका इनॉग्रेशन, इसको लॉन्च किसने किया है? न्यू दिल्ली में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह है, इन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है स्कैनर, इसका लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, है ना। इसका यूज जो किया जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव का यूज करके ये पता लगाया जाए किसी भी चीज़ के बॉडी के अंदर किस किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है ना। जनरली यही पता करने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज किया जाता है। ओके, और इसे भारत तरीके से, इसे स्वदेशी तरीके से बनाया गया है, और ये अफोर्डेबल भी है, इसकी कीमत भी बहुत कम है। इसे लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है अगर हम बात करें तो जितेंद्र सिंह के अनुसार, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एटॉमिक एनर्जी के, है ना, मिनिस्टर हैं, है ना, इनकी अगर बात माने
तो इंडिया जो है 5th रैंक पे है सी फेयरिंग कंट्री इन वर्ल्ड हैविंग एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो हमारा रैंक क्या है, 5वां है ना। 5वें ऐसे बड़े कंट्री में हम आते हैं जो स्पेस एंड रिसर्च में सबसे आगे हैं। ओके, अभी हम देख ही रहे हैं हमारा चंद्रयान 3, हमारा आदित्य 11 मिशन है ना, सब सक्सेसफुल पे सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, एक मिनट है ना। वैक्सीन, जो मासिव वैक्सीन कैचअप कैंपेन है ना, एक लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। ओके, 3 महीने के लिए इसे लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में है ना। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, त्रिपुरा के जो सीएम है मानिक साहा, इनके द्वारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया गया है, ताकि जो वैक्सीनेशन जो है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो बच्चे होते हैं, न्यू बोर्न चाइल्ड होते हैं, उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, उसको बढ़ावा दिया जा सके ताकि इम्यूनिटी बिल्ड किया जा सके हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें, है ना। तो त्रिपुरा की सरकार ने अपने यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए इस मिशन को लॉन्च किया है ना। वहाँ के सीएम कौन है, मानिक साहा, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है ना। और ये पहली बार है जब 5 साल के उम्र तक के बच्चों को इस वैक्सीनेशन कैंपेन के अंदर लाया गया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, अनाउंस किया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जो लीग है ना, एक कंट्रियों का समूह है, 17 कंट्रियों का समूह है, इसमें ज्वाइन किया है, जो कि एलिमिनेट करना चाहते हैं किसको, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है, एक आई इन्फेक्शन है। इससे ये भी होता है कि आई जा भी सकती है, मतलब आँख जो है वो अंधा भी हो सकता है इंसान, है ना, ट्रैकोमा डिजीज से। इसको ख़त्म करने के लिए एक लीग है 17 देशों की, उसमें अब एक 18वां देश इराक जो है ये जुड़ गया है ना। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी डीटीएच कंपनी है जिसने अपनी बैंडविड्थ कैपेसिटी, जो कि प्रसारण की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, 24 नया को बैंड जो कि GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उसका यूज करेगा। तो यह टाटा प्ले जो डीटीएच कंपनी है, ये अपने बैंडविड्थ जो कैपेसिटी, प्रसारण कैपेसिटी है, उसको 50% बढ़ाने के लिए GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का 24 कू बैंड ट्रांसपॉन्डर्स का यूज करेगा। ओके, नेक्स्ट है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इसने IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी अल्फ़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र की है। अल्फ़ा डिज़ाइन जो टेक्नोलॉजी है ये स्पेस रिसर्च से प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस में रिसर्च करेगी, और इसको इसरो ने IMS-1 जो सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र किया है। ओके, इंडियन आर्मी ने लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ वेपन लोकेटिंग रडार को लॉन्च किया है ना। तो WLRM का जो नाम है वो क्या है, तो ये स्वाति माउंटेन। इसके माध्यम से क्या करेगी इंडियन आर्मी जो होगी, वो वेपन को लोकेट कर पाएंगी, है ना, जो हिली एरिया में होंगे, है ना, इस रडार के माध्यम से। और इसे डेवलप किया गया है BEL के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट है पैसेज एक्सरसाइज जो है, जो पैसेक्स भी हम इसे बोलते हैं, ये जनरली इंडिया एंड सऊदी अरबिया के नेवी के बीच में होता है। इसके लिए, है ना, और ये इस साल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो रेड सी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसके लिए INS जो चेन्नई है, इसे भारत से भेजा गया है रेड सी में, ताकि ये एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट किया जा सके। और सऊदी अरबिया ने अपनी जो नवल शिप है HMS अल जुबैल, इसको रेड सी में उतारा है ना। ये दोनों जो जहाज़ें हैं ये, है ना, इस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगी। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो रिसर्च पार्क को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, 8 IITs और, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, है ना, अगस्त 2023 में, है ना।
है ना। इससे क्या होगा, रिसर्च जो इकोसिस्टम है हमारी कंट्री में, जो रिसर्च की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे। और रिसर्च पार्क में होगा क्या, जितनी फैसिलिटी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती है सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी इन 8 IITs में और IISc बेंगलुरु में। ओके, और इसलिए ही इन सभी जगहों में रिसर्च पार्क की स्थापना करी जाएगी, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट है। ओके, कौन सी ऐसी कंट्रीज ने अपना पहला लूनर लैंडिंग मिशन लॉन्च किया है 50 साल में, है ना, अगस्त 11 2023 को। तो रसिया है जिसने ये मून के लिए एक लैंडिंग मिशन लॉन्च किया था हमारे साथ ही। दोनों का पर्पस सेम था, दोनों को लैंड करना था साउथ पोल में ही, है ना, है ना। तो रसिया का जो मून मिशन था उसका नाम क्या था, लूना 25, और हमारा क्या था, चंद्रयान 3। ओके, बट जो ये रसिया की जो ये मिशन है ये फेल हो गई और हमारा क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इन्होंने अप्रूव किया है कि एक नया स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा, है ना, कुलशेखरपट्टनम में, है ना। और ये कुलशेखरपट्टनम कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है ना। और यहाँ से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया जाता है उसको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, है ना। ये नया स्पेस पोर्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टनम में। ओके, जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ऐसा अनाउंसमेंट जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा जो आदित्य L1 मिशन है, इसरो की आदित्य L1 मिशन है, ये कौन से, है ना, स्टार की स्टडी करने के लिए बनाया गया है। तो इस सन के लिए, सन को हम क्या बोलते हैं, आदित्य ही बोलते हैं। आदित्य, है ना, सन का हम एक पर्यायवाची अगर नाम बोले आदित्य के नाम से भी हम जानते हैं, और इसलिए ही आदित्य L1 इसका नाम रखा गया, है ना। और इस सन की जो है ना परिक्रमा करके, है ना, और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। ओके, इस मिशन को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को, 2023 को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ मिनिस्टर जो कि हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं, इन्होंने लिम्फेटिक जो फाइलेरिया होती है, एक ट्रॉपिकल डिजीज है, इसको ख़त्म करने के लिए जो लक्ष्य रखा है वो 2027 का रखा है। और इसके लिए एक जो प्लान है, एक इनिशिएटिव का इन्होंने लॉन्च किया, और ये सेकेंड फेज ऑफ इनिशिएटिव था, इसका नाम क्या था, एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। ओके, और जो सेकेंड फेज है इसमें टारगेट किया गया है ना, यूपी के 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये डिजीज जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है डिफेंस की, उसने इन्फॉर्म किया है कि वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम क्या है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी बना हुआ है, उसे अब इंस्टॉल किया जाएगा। और ये रिप्लेस करेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो अभी तक हमारे देखने को मिलता था, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सुरक्षा के पर्पज को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट है 2 INS की जो शिप है, इंडियन नेवी की शिप है, INS विशाखापट्टनम और INS त्रिखंड, इनको रसीद पोर्ट पे ले गया है दुबई के, है ना, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है ना। एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए, इसका नाम क्या है, जैद तलवार 2023। ये एक्सरसाइज जो होगा 8 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, कहाँ पे, पोर्ट रसीद दुबई में। ओके, नेक्स्ट है किस कंट्री का जो पहला लूनर मिशन था 50 साल के बाद वो फेल हो गया है मून के सरफेस में उतरने से। तो रसिया की थी, अभी हमने पहले ही बात किया, लूना 25। ओके, नेक्स्ट है किस कंट्री की एयरफोर्स है जो अपनी पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम क्या होगा, तरंग शक्ति, इसको कंडक्ट करेगी अक्टूबर 2023 में। तो ये इंडियन एयरफोर्स है जो तरंग शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, इसे कंडक्ट करेगी कब, 23 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट है इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जो
बंदूक होती है, रिवॉल्वर होती है, उसे बनाया गया है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, जो कि कानपुर में बेस्ड है ना। उसका नाम क्या है उस रिवॉल्वर का? तो उस रिवॉल्वर का नाम रखा गया प्रबल। ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर होगी और इसे बनाया गया एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है ना, ये प्राइवेट कंपनी है स्पेस टेक से रिलेटेड, जिसने अपना पहला स्मॉल सैटेलाइट रॉकेट, जिसका नाम क्या है अग्निबाण सॉर्टेड, है ना, इसे लॉन्च किया है। कहाँ से? तो अपने प्राइवेट लॉन्च पैड, इसका लॉन्च पैड भी प्राइवेट है ना, एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो ये अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है स्पेस टेक से रिलेटेड। इसने अपना पहला स्मॉल सैटेलाइट रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड इसे लॉन्च किया है। कहाँ से? प्राइवेट लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ओके, इसमें 3D प्रिंटेड इंजन लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन नेवी की 5th क्लावरी क्लास सबमरीन का नाम क्या है, जो अभी फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया में पहुंची है? तो INS वागीर, जो कि क्लावरी क्लास की जो 5वीं ऐसी नवल शिप है जो ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे गई है। ओके, नेक्स्ट है, सिंगापुर में चल रहा है इंटरनेशनल मैथ ओलंपिक चैलेंज 2023 में भारत से किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो यह है राजा अनिरुद्ध श्रीराम, जो कि 4th क्लास के एक है ना स्टूडेंट है ना, तिरुपति से। नेक्स्ट है, किस कंट्री की जो है ना FDA है, इसने पोस्ट रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस वैक्सीन, जो कि वुमेन्स को प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है ताकि बेबी की प्रोटेक्शन की जा सके, इसने लॉन्च किया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जिसने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। ओके, ये वैक्सीन को पिफजेर के द्वारा बनाया गया है और ये वुमेन्स होती हैं जो 32 से 36 एक वीक की प्रेगनेंसी को धारण किए हुए होती हैं, उनको ये दिया जाता है। ओके, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी अपना नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है जियोफैन 1204 को लॉन्च किया है? कहाँ से? जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, तो ये चाइना है जिसने अपना एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि अर्थ को ऑब्जर्वेशन के लिए इस सैटेलाइट को भेजा जाता है ना, जियोफैन 1204 लॉन्च किया है चाइना। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी पहली कंट्री बन गई है ना, जिसने अपने मून मिशन को है ना साउथ पोल तक पहुंचाई है सॉफ्ट लैंडिंग के साथ, है ना, 23 अगस्त 2023 को, है ना। और ये जो लैंडर था जो वहाँ पे उतरा, उसका नाम क्या था? विक्रम लैंडर। तो ये हमारी भारत ही है जो पहली कंट्री बन गई है जो साउथ पोल जो है चांद का, उस तक पहुँच पाई है ना, सॉफ्ट लैंडिंग करा पाई है ना। अभी तक जो है ना चांद पे लैंड करने वाले 4 ऐसे कंट्री हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और चौथा हमारी कंट्री इंडिया बन गई है। ये 3 जो कंट्री है ये साउथ पोल तक नहीं गए हैं, लेकिन हाँ चांद पे इनकी मिशन उतरी जरूर है। ओके, हमारी जो मून मिशन थी उसमें जो लैंडर जो गया था उसका नाम क्या था? विक्रम लैंडर था। और रोवर जो गया था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी है ना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिससे अस्त्र मिसाइल जो है, जो कि इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका नाम क्या रखा गया? अस्त्र रखा गया है। इसे लॉन्च किया गया है गोवा के कोस्ट से। तो तेजस नाम की जो एयरक्राफ्ट है हमारी इंडियन एयरफोर्स की, उससे अस्त्र नाम की जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसे सक्सेसफुली है ना फायर किया गया है। कहाँ पे? गोवा के कोस्ट में। ओके, इसे डिजाइन किया गया है DRDO के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जो विक्रम लैंडर जिस स्थान पे चंद्रमा के साउथ पोल में उतरी है ना, उस
प्लेस का नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। शिव जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं और शक्ति पार्वती जी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का जब मिलन होता है तो क्या कहते हैं हम, शिव शक्ति, है ना। तो है ना, जिस पॉइंट पे है ना रोवर जो है विक्रम लैंडर जो है ये उतरा है, उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके। और जो चंद्रयान 2 का लैंडर जहाँ पे क्रैश हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था, तिरंगा पॉइंट रखा गया था। ओके। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी डिवाइस इसे डेवलप किया गया है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा, जिससे जो फिशरमैन होंगे जो सी में फिशिंग के लिए जाते हैं उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि जब वो जाते हैं तो समुद्र में क्या होता है, नेटवर्क का मिलना मुश्किल होता है ना, वहाँ पे कोई सेल फोन वगैरह काम नहीं करती है ना, अगर बीच समुद्र में चली जाए तो फिशरमैन अपनी फिशिंग के चलते वो समुद्र में चले जाते हैं और उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता किसी, है ना, डिजास्टर के समय, मान लीजिए तूफान वगैरह आ गया एंड सो ऑन। तो इसके लिए जो इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसने एक डिवाइस को डेवलप किया है ना, इसका नाम क्या है, नाभ मित्र, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, है ना, जो मौसम की जानकारी होगी वो फिशरमैन तक पहुंचाई जा सकेगी, और कोई फिशरमैन कोई ट्रबल में होगा तो वो भी मैसेज भेज सकता है। ऐसे सिस्टम बनाई गई जिसका नाम क्या है, नाभ मित्र, और इसे बनाई किसके द्वारा गई है, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा बनाई गई है। और इसे टेस्ट कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया निंदाक्रा। ओके। नेक्स्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी इंडिया की पहली क्रिस्टल फॉर सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर को बनाया है, जो NOx जो है ना, नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जिसकी इमिशन से हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा होता है, उसको कंट्रीब्यूट करने, उसको लो करने के लिए, है ना, इसे थर्मल पावर प्लांट में इंस्टॉल किया जाएगा। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के द्वारा क्या किया गया है, इस डिवाइस को बनाया गया है जो थर्मल पावर प्लांट में लगाई जाएगी ताकि NOx की इमिशन को कम किया जा सके। ओके। नेक्स्ट है, नासा और है ना स्पेस एक्स की ड्रैगन जो है, ये दोनों मिलके 4 एस्ट्रोनॉट को, जो कि US से थे, डेनमार्क से थे, जापान से थे और रसिया से थे, इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है। और इन्हें कौन से रॉकेट के माध्यम से भेजा गया, फाल्कन 9 रॉकेट, इसको लिफ्ट किया गया लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A ऑफ नासाज कैंडले स्पेस सेंटर ऑफ इन फ्लोरिडा। ओके। नेक्स्ट है, जो अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा जो प्रज्ञान रोवर भेजा गया था विक्रम लैंडर, है ना, चंद्रयान 3 के माध्यम से, उसने साउथ पोल पे कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसका खोज किया है, तो सल्फर की खोज करी है ना। और ये पहली बार है जब ऐसे, है ना, मेजरमेंट सल्फर का किया गया है चांद के सरफेस से, है ना। ये रोवर जो है प्रज्ञान रोवर, ये एल्युमिनियम, कैल्शियम, फेरस, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इन सभी के भी एक्सपेक्ट कर रही है, ये सभी भी मिलेंगे और इसके खोज में है ना। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, है ना, जो लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, फॉर लो अर्थ ऑर्बिट यूजर मॉडेम एंड एम्पलीफायर टर्मिनल को लॉन्च किया है स्पेस स्टेशन के लिए, तो यह नासा ने इसे ल्यूमा टी को लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड LCRD लो अर्थ ऑर्बिट यूजर मॉडेम एंड एम्पलीफायर टर्मिनल। इसके माध्यम से क्या होगा, कोई भी साइंटिस्ट अगर स्पेस स्टेशन में जाते हैं उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करी जा सकेगी पृथ्वी से। ओके। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने, है ना, जो चांद के सरफेस और उसके नीचे की सरफेस से नीचे की जो टेम्परेचर है उसका ग्राफ को रिलीज किया है ना। तो इसरो ने इसे रिलीज किया है ना, 8 सेंटीमीटर बिलो तक की जो टेम्परेचर होगी
उसकी ग्राफ को इसरो ने लॉन्च किया है। ओके, और इसे मेजर किया गया है चेस्टेज चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से इस ग्राफ को बनाई गई है ना। ये ग्राफ क्या शो करता है कि जो चंद्रमा की सतह है उससे 8 मीटर नीचे तक की डेप्थ में टेम्परेचर क्या हो जाती है, -10 डिग्री हो जाती है। जबकि वहीं अगर 6 सेंटीमीटर तक की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर कितनी होती है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, है ना, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 9 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि DRDO में जो क्या क्या चेंजेज होने चाहिए, कैसे इसकी जो संरचना है इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने बनाया है एक कमेटी को जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में क्या क्या और चेंजेज होने चाहिए इसको इसकी ये है ना एग्जामिन करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी। और इसके हेड जो होंगे कमेटी के वो होंगे प्रोफेसर के विजय राघवन होंगे। ओके, जो कि एक फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ओके, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के आर्किटेक्ट भी ये रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फोर्स। कौन सी ऐसी इंडियन फोर्स है जो एक्सरसाइज जो हो रही है ब्राइट स्टार उसमें पार्टिसिपेट करेगी? तो ये इंडियन एयर फोर्स है। ये ब्राइट स्टार जो नाम की एक एक्सरसाइज है जो इजिप्ट के कैरो एयर बेस में चलाई जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, हमारे यहाँ से MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 एंड 2 C-17 एयरक्राफ्ट को इस एक्सरसाइज में भेजा जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इस वीडियो सीरीज का वो है इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि वो 130 थिएटर ड्रोन जो है उसके परचेज और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर्स को खरीदेगा। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीज़ें खरीदारी की जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा, है ना। और ये जो थिएटर ड्रोन होता है अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स होता है, UAV होता है ये, है ना, इसे ड्रोन हम कहते हैं, है ना। और ये क्या करेंगे, है ना, सर्विलेंस में हमारी हेल्प करेंगे और है ना अलग अलग चीज़ों में हेल्प करेंगे। इसके लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए है ना 130 जो थिएटर ड्रोन और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। इसके बाद हम आगे की सीरीज जो स्पोर्ट्स वाला रह गया है, इकोनॉमिक्स एंड जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।